हेलो, सलाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं हूं सरफराज अहमद और आपका स्वागत है फन स्कूल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ब्लड के बारे में। तो क्या होता है ब्लड? तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। अगर मैन की बात करें तो 6.8 लीटर होता है, जबकि वुमेन में 500 ml कम होता है, यानी 6.3 लीटर होता है। 6 to 8% हमारे पूरे बॉडी वेट का ब्लड होता है। इसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। तो ब्लड को दो टाइप में बांटा गया है। ब्लड में दो चीजें हैं, एक सॉलिड और दूसरा फ्लूइड। तो सॉलिड में ब्लड सेल्स होते हैं और फ्लूइड में ब्लड प्लाज्मा होता है। तो ब्लड सेल में तीन चीजें होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स और प्लाज्मा तो आप जानते ही हैं। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं इन तीनों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स की। तो इसे एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इसका जो शेप होता है वो डिस्क के आकार का होता है और इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है। इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से इसका रंग लाल होता है और वो पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का अमाउंट एवरेज मैन में 14 से 15.6 ग्राम पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि एवरेज वुमेन में 11 से 14 पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्लड होना चाहिए। तो अब जानते हैं कि आरबीसी बनता कहाँ पर है। तो अगर एक भ्रूण है यानी फीटस है तो फीटस में आरबीसी स्प्लीन और लीवर में बनता है, जबकि जब जन्म हो जाता है और जन्म के बाद जो ब्लड सेल है यानी आरबीसी है वो बोन मैरो में बनता है। किस स्पीड से बनता है ये भी आपको जानना चाहिए। तो 1.2 मिलियन पर सेकंड की स्पीड से ये बनता है। इसकी लाइफ 120 दिन की होती है। इसका ग्रेवयार्ड कहाँ पर है? तो वो है स्प्लीन या लीवर में। तो इसका जो ब्रेकडाउन होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन का जो येलो पार्ट है वो इससे निकल जाता है यानी अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है और जा करके स्प्लीन में डेथ हो जाता है। यही जो येलो पार्ट है ये येलो पिगमेंट वाला पार्ट है, इससे बिलीरुबिन कहा जाता है, जो कि अलग हो जाता है, जिसे अलग करने का काम करता है बाइल। जबकि एक है हाइम। हाइम जो है ट्रांसफर्ड हो जाता है रेड बोन मैरो में। कभी कभी ये येलो कलर का पिगमेंट जिसको बिलीरुबिन कहते हैं वो रुक जाता है, जिसकी वजह से जॉइंटिस नाम की बीमारी यानी पीलिया हो जाता है। आरबीसी हमारे शरीर में 4.5 से 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होना चाहिए। अगर हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो आरबीसी की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। अगर आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है तो एक बीमारी हो जाती है, उसे कहते हैं पॉलीसिंथेमिया। और जब आरबीसी की संख्या कम होती है हमारे शरीर, उससे एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं एनीमिया। अब मैं बात करूंगा वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स की, जिसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इसका आकार राउंड होता है और इसमें न्यूक्लियस भी होता है, लेकिन इनकी संख्या आरबीसी से बहुत कम होती है। 400 आरबीसी में सिर्फ एक होता है ये, यानी पूरे शरीर में 5000 से 10,000 क्यूबिक मिलीमीटर होता है। इसकी जो लाइफ होती है वो 3 से 4 दिन की होती है, लेकिन ये हमारे शरीर का सोल्जर या सिपाही कहा जाता है क्योंकि ये बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। इसके दो टाइप होते हैं। पहला ग्रैन्युलोसाइट्स, जिसके अंदर आता है बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और दूसरा है एग्रेन्युलोसाइट्स, जिसके अंदर आता है मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिनोफिल्स की। तो इसके अंदर बेसिक होता है यानी कि क्षार होता है और इसका जो न्यूक्लियस है वो एस शेप का होता है। इसमें एंटीकोगुलेंट हेपेरिन होता है जो कि क्लॉट
करने में यानी कि थक्का जमाने में हेल्प करता है। उसके बाद बात करते हैं इयोसिनोफिल्स की, जिसे एसिडोफिल्स भी कहा जाता है। इसके अंदर एसिड होता है और ये डिफेंस मैकेनिज्म में मदद करता है। उसके बाद बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की। इसमें दोनों चीज होता है, इसमें एसिड भी होता है, इसमें बेस भी होता है। और अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा संख्या इसी न्यूट्रोफिल्स का होता है, यानी 65 से 70% न्यूट्रोफिल्स होता है और काम क्या करता है, डिफेंस का काम करता है। उसके बाद मोनोसाइट्स की बात करें, इन सभी सेल्स में सबसे बड़ा होता है, ये बहुत तेज होता है और ये भी वही काम करता है जो सभी करते हैं, डिफेंस का काम करता है। उसके बाद अगला है लिम्फोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी में इसकी संख्या 25% होती है और ये एंटीजन और एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। उसके बाद हम आगे बात करें तो अगला नाम आता है प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। ये बोन मैरो में बनता है। इसकी संख्या जो होती है वो होती है 2,50,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर पूरे ब्लड में। उसके बाद इसकी लाइफ की मैं बात करूं तो इसकी लाइफ भी वही होती है 3 से 7 दिन की। और ये क्या करता है, क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है। जो ब्लड में क्लॉटिंग होती है उसमें ये हेल्प करता है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, किसी को अगर चोट लगती है, रिपेयर होने में, उसके क्लॉटिंग होने में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो वो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले किसी पर्सन को इंजरी हुई यानी चोट लगी, तो चोट लगने से क्या होगा, उसका टिश्यू डैमेज होगा। टिश्यू जब डैमेज होगा तब ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ब्लड निकलना स्टार्ट होगा, फिर प्लेटलेट्स टूट जाएंगे, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा। कैल्शियम की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव हो जाएगा और थ्रोम्बिन एक्टिव हो जाएगा। और जब एक्टिव थ्रोम्बिन होगा तो वो क्या करेगा, फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन में बदल देगा। इस तरह फाइब्रोनोजिन फाइब्रिन में जब बदल जाएगा तो क्लॉटिंग हो जाएगी और ब्लड निकलना रुक जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा हमारे पूरे ब्लड में 65% होता है। ये वाटरी पार्ट होता है ब्लड का, यानी कि वाटर की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा होती है। ये येलो कलर का होता है, हल्का येलो कलर का होता है, जिसमें 90% वाटर होता है, प्रोटीन होता है और ऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। प्लाज्मा में 7% प्रोटीन होता है, जिसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रोनोजिन आता है। प्लाज्मा क्या करता है कि वो हमारे न्यूट्रिएंट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन से लेता है और पूरे बॉडी टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है। और फिर ये वेस्ट मटेरियल को किडनी तक पहुंचाता है, जहां से किडनी उसे फिल्टर करके बाहर निकाल देता है। प्लाज्मा में प्रोटीन में इंक्लूड होता है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज इंक्लूड होता है जिसकी वजह से वो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। साथ ही साथ प्लाज्मा का एक और काम होता है कि वो हमारे शरीर में पीएच लेवल को मेंटेन करता है, यानी रेगुलेट करता है। जब जरूरत होती है ज्यादा तो वो बढ़ा देता है और जब कम होती है तो उसको घटा देता है। फिर आगे हम बात करेंगे लिम्फ की। तो लिम्फ क्या होता है, अगर हम ब्लड में आरबीसी को हटा दें तो बचेगा क्या, प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी। तो प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी मिलकर ही लिम्फ बनाते हैं। लिम्फ हमारा सेकेंड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो कि एक मिडल मैन का काम करता है ब्लड और टिश्यू के बीच में। ये इंटरचेंज करता है न्यूट्रिएंट को और वेस्ट प्रोडक्ट को, किसके किसके बीच में, ब्लड और टिश्यू के बीच में। ब्लड की कंपैरिजन में इसमें लिम्फोसाइट की मात्रा ज्यादा होता है, जबकि ब्लड में न्यूट्रोफिल्स की संख्या ज्यादा होता है। स्प्लीन में ये लिम्फ प्रोड्यूस होता है, तो इसकी मृत्यु भी वही स्प्लीन में ही होती है। स्प्लीन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसे हम कहते हैं ब्लड बैंक, क्योंकि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और लिम्फ तीनों स्प्लीन में ही प्रोड्यूस होती है। अब बहुत से लोगों का ये सवाल होगा कि ये स्प्लीन होता कहाँ पर है, तो ये स्प्लीन लेफ्ट किडनी के ऊपर और स्टमक के पीछे होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे ब्लड ग्रुपिंग की। तो ब्लड ग्रुपिंग यानी कि हर इंसान का अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है, तो इसे ही हम कहते हैं ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग के फादर कहे जाते हैं कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने ए, बी और
ओ ब्लड ग्रुप को ढूंढा था 1900 में। उसके बाद डी कैस्टेलो और स्टर्ले ने 1902 में AB ब्लड ग्रुप को ढूंढा था। ये ABO ब्लड ग्रुप के सिस्टम बेस होते हैं एंटीजन और एंटीबॉडीज पर। तो एंटीजन और एंटीबॉडीज क्या होता है? तो एंटीजन ये प्रोटीन होता है जो कि पाया जाता है आरबीसी के ऊपरी सरफेस पे। एंटीजन दो होते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी। उसके बाद बात करते हैं एंटीबॉडीज की। तो एंटीबॉडीज लिम्फ ग्लैंड में प्रोड्यूस होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं ब्लड प्लाज्मा में। एंटीबॉडीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी से। ए ग्रुप वाले ब्लड पूरी दुनिया में 25% होते हैं। इसमें एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडीज बी होता है। ये लोग यानी ग्रुप ए वाले लोग ए और ए बी वालों को डोनेट कर सकते हैं, ए और ओ से ब्लड ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं बी ग्रुप वाले लोगों की। तो बी ग्रुप वाले लोग पूरी दुनिया में 35% हैं। इसमें एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडीज ए होता है। ये लोग बी और ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोगों को खून दे सकते हैं, जबकि बी और ओ वालों से खून ले सकते हैं। उसके बाद ए बी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। तो पूरी दुनिया में 7% ए बी ब्लड ग्रुप वाले हैं। इसमें एंटीजन ए और बी होता है, जबकि इसमें एंटीबॉडीज नहीं होता है। ये लोग ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोगों को खून दे सकते हैं, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों से खून ले भी सकते हैं। ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों की तो पूरी दुनिया में 35% ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं। इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, जबकि एंटीबॉडीज की बात करें तो इसमें ए और बी दोनों एंटीबॉडीज होता है। ये लोग सभी ब्लड ग्रुप वाले लोगों को खून दे सकते हैं, जिसमें ए बी और ओ आता है। और खून लेने की बारी अगर आती है तो खून वे सिर्फ और सिर्फ ओ वालों से ही ले सकते हैं और किसी ब्लड ग्रुप वालों से नहीं ले सकते हैं। इसलिए हम ए बी ब्लड ग्रुप वालों को कह सकते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, जबकि ओ ब्लड ग्रुप वाले को हम कह सकते हैं यूनिवर्सल डोनर। बात करते हैं RH फैक्टर की। तो RH फैक्टर RH एंटीजन पर बेस होता है। इसकी खोज 1940 में लैंड स्टीनर और AS वाइनर ने की थी। इसकी खोज रीसेस मंकी के एक्सपेरिमेंट से हुई थी। एक पर्सन में RH पॉजिटिव और RH निगेटिव फैक्टर हो सकता है। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में RH पॉजिटिव 85% लोगों को है और RH निगेटिव 15% लोगों को है। सिर्फ RH पॉजिटिव वाले RH निगेटिव से खून ले सकते हैं, लेकिन RH निगेटिव वाले RH पॉजिटिव वालों से खून नहीं ले सकते हैं। सबसे पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन की टेक्निक डेवलप की थी जेम्स ब्लंडेल ने 1825 में। दोस्तों, ये थी पूरी इंफॉर्मेशन ब्लड से रिलेटेड। आशा है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त सरफराज अहमद। मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।